हेलो स्टूडेंट मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले हैं शुभम सर? आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम डेली टॉप 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? यानी जो 20 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में एसएसटी के, उन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पर करने वाले हैं। और इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस में याद रखेंगे, इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक्स भी और सिविक्स यानी सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम टैकल करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये क्लास आपको 20 में से 20 दिलाने की गारंटी है। ठीक है? यानी जितनी भी सीरीज इसमें आएगी उन सभी को आप प्रॉपर वॉच आउट करेंगे और आप देखेंगे इसका फ़ायदा आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। सो ये इस सीरीज़ का क्लास नंबर 1 है। ऐसे ही हम बहुत सारी सीरीज़ को, बहुत सारे सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। So, first question is there. The first question is talking about the allegory, that is the allegory of Germania. That means सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि सर एलिग्री होता क्या है। यानी जब आप किसी कंट्री का आइडल बना देते हैं, यानी मूर्ति बना देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं, यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनी कंट्री, किसी कंट्री को पर्सन बना दिया गया। जैसे इंडिया को कहा जाता है भारत माता, तो वैसे ही जर्मनी ने भी अपनी जर्मेनिया बनाया था और उसे ही एलिग्री ऑफ जर्मेनिया कहा गया। ठीक है? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया गया है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है? तो इसमें बेसिकली कुछ सिंबल्स दिए हैं और सिंबल की मीनिंग पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन टेंड्स टू व्हाट? ब्रोकन चेन्स मतलब होता है आपके हाथ में हथकड़ी लगी थी और वो हथकड़ी टूट गई और आप क्या हो गए? आज़ाद हो गए, यानी बीइंग फ्री। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है क्या? आप फ्री हो गए हैं। ठीक है? देन और क्या हम कर सकते हैं? स्वॉर्ड मतलब होती है तलवार। तलवार का इसमें से क्या हो सकता है? तलवार का मतलब क्या है कि वी आर रेडी टू फाइट, यानी हमारे पास तलवार आ गई है एंड वी आर रेडी फॉर द फाइट। क्लियर? देन ये दोनों पॉइंट हो गया। अब ऑप्शंस में आप देख लीजिए, यही दोनों इजी थे। तो ए का फोर्थ कहाँ पर है? ए का फोर्थ सिर्फ यहीं पर है सर। जब ए का फोर्थ है तो ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अब देखिए, ये सारे क्वेश्चंस तो बन गए जो हमने भी देखा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है बीइंग फ्री। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यानी ब्रेस्ट के पास एक प्लेट लगी हुई थी, उसमें ईगल बना हुआ था, तो उस ईगल का मतलब क्या है? उस ईगल का मतलब है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, यानी स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। फिर क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म को डिनोट करता है। स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, यानी तलवार क्या होती है? ये बताती है कि यू आर रेडी टू फाइट। ओके? देन नेक्स्ट वर्ड इज ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी चाहते हैं हम पीस इस्टेब्लिश करना। इसी तरह से ये ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर है और ये कलर फ्लैग शो कर रहा था जर्मनी का। और रेज ऑफ राइजिंग सन, यानी उगता हुआ जो सूरज था वो नई शुरुआत को दिखाता है। ठीक है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। इनमें से अदर वर्ड्स को ले करके इसी सेम टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसा ये पूछा गया था। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। Second question is talking about which of the following aspect common between the writings of B.R. Ambedkar and E.V. रामास्वामी नायकर। अब इसमें जानना क्या है? B.R. अम्बेडकर कौन सा बहुत ज़्यादा वर्क प्रमोट करते थे? जितने भी ऑप्रेस्ड पीपल्स थे, जितने भी डाउन ट्रोडन सेक्शंस के पीपल्स थे, उनको ऊपर लाने की कोशिश करते थे, यानी दलितों के लिए काम करते थे। ठीक है? E.V. रामास्वामी नायकर कौन थे? E.V. रामास्वामी नायकर के लिए बेटा एक पॉइंट याद रखेंगे, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेरियार। इनको पेरियार भी कहा जाता है साउथ इंडिया में। सॉरी, the pen is not working properly, so please adjust it. Yes, South India। ठीक है? पेरियार, बस समझ में आ गई। तो पेरियार इनको कहा जाता है और इन्हीं रामास्वामी नायकर ने ही क्या किया था? इन्हीं रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट।
ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था 1925 में, ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर में क्या समानता थी, ये लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे? ये दोनों ही लिखा करते थे कास्ट सिस्टम के बारे में, रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। वैसे बी आर अम्बेडकर का नाम देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये कास्ट सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से गेस करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। बट इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जानने की क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, इसमें ईवी रामास्वामी नायकर का नाम जानिए, जिनको हम पेरियार भी कहते हैं, पेरियार। और साउथ इंडिया में ये एक्टिव थे, बेसिकली कहाँ पर एक्टिव थे? तमिलनाडु में एक्टिव थे, तमिलनाडु में ये एक्टिव थे, तमिलनाडु में ये एक्टिव थे, ठीक है। अब तमिलनाडु में इनको पेरियार कहा जाता था और इन्होंने ही हिस्ट्री में क्या शुरुआत किया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था इन द ईयर ऑफ 1925। और इनका भी काम क्या था? ये ब्राह्मणों के डोमिनेशन को क्रिटिसाइज किया करते थे, इक्वालिटी की प्रमोशन किया करते थे, यानी कहते थे कि सभी धर्म के लोग, सभी कास्ट के लोग बराबर हैं, ह्यूमंस सभी हैं, कोई भी धर्म या कोई भी जाति के अकॉर्डिंग बांटा नहीं जा सकता किसी को, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट याद रखेंगे रिलेटेड टू ईवी रामास्वामी नायकर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम मानते हैं कि आपके सिलेबस से हट चुका है। क्यों हट चुका है? क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात हमने देखी है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में की गई है, ठीक है। यानी जब हम चैप्टर पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा सिलेबस कहता है कि पॉइंट नंबर 1 से 1.1 और 1.2 और 1.3 सिर्फ यहीं तक आएगा बस, ठीक है। तो ये इसके आगे का पार्ट है, बट फिर भी हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री कब लगाई गई थी, ये तो नहीं पूछा गया है, पूछा गया है किसने लगाई थी। तो याद रखेंगे JRD टाटा, टाटा सन्स जो कंपनी है, रतन टाटा, यानी इन्हीं के जो पूर्वज थे JRD टाटा। JRD टाटा ने ही पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाई थी इंडिया में 1907 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इस क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है हिस्ट्री का चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था जो कि प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन अब ये सिलेबस से हट चुका है तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की, आपको इसको पढ़ के बताना है कि आखिर ये क्रॉप हो कौन सी सकती है। तो चलिए बता देते हैं तुरंत। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मतलब एक हिंट दिया इन्होंने, क्या है वो? सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप है तो यानी अनाज वाला क्रॉप है, यानी कि या तो राइस हो सकता है या फिर यहाँ पर वीट हो सकता है, ठीक है। यानी या फिर यहाँ पर और क्या हो सकता है? राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, या फिर ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो सीरियल है। तो अब यहाँ पर राइस, वीट, ग्राम ये सब हो गया। अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इट्स अ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। अब बताइए राइस और वीट में कौन सी रबी क्रॉप है? वीट सर क्या है? रबी क्रॉप है। वीट क्या है? वीट क्या है? वीट एक रबी क्रॉप है सर, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। यानी अब बताइए ठंडियों में क्या लगाया जाता है? वीट लगाया जाता है, ठीक है। और इसको थोड़ी बहुत सनशाइन चाहिए पकने के लिए, और रेनफॉल भी इसको राइस की तरह नहीं चाहिए मोर देन 200, इसको चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो अब बताइए कौन सी यहाँ पर क्रॉप हो सकती है? सर ये वीट ही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मेज क्या है? मेज एक खरीफ क्रॉप है, रबी नहीं है। राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है। तो याद रखेंगे ये वीट इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा फ्रेम होते हैं, सो कीप इट इन माइंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इन विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। अब मुझको बता दीजिए बड़े प्यार से कि तुंगभद्रा डैम कहाँ पर लोकेटेड है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी पार्ट। द करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटका, ठीक है। अब तुंगभद्रा, तुंगभद्रा क्या है? एक रिवर है, रिवर है तुंगभद्रा, ठीक है। और तुंगभद्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है,
कृष्णा रिवर, यानी कृष्णा रिवर मेन रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, और उसी रिवर पर एक डैम बना दिया गया है, और वो डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, डैम की सारी लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए, जो कि हम मैप के अलग सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट पेयर, यानी कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए बता देते हैं इनको, अगर ये जानना चाह रहे हैं तो कौन सा पेयर करेक्ट है। अलूवियल सॉइल गैंजेटिक प्लेन में मिलता है क्या? ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन में मिलता है क्या? एरिड सॉइल वेस्टर्न घाट में मिलता है क्या? लेटराइट सॉइल डेजर्ट एरिया में। चलिए एक हम यहाँ पर एक लोकेशन ड्रॉ करते हैं साउथ इंडिया की। ये हमारा होता है वेस्टर्न घाट और ये होता है हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब बताइए जो ब्लैक सॉइल है क्या हिमालय रीजन में मिलेगी? नहीं, ब्लैक सॉइल से डेक्कन रीजन में मिलती है। ठीक है, और ये बताइए एरिड सॉइल वेस्टर्न घाट में मिलेगी? नहीं, एरिड सॉइल तो हमको कहाँ मिलती है? राजस्थान के एरिया में मिल जाती है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल हमें कहाँ मिलती है? लेटराइट सॉइल भी साउथ इंडिया में मिलती है और कुछ नॉर्थ इंडिया में मिलती है। इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन देखिए, ब्लैक सॉइल का अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल यहाँ नहीं मिलेगी, एरिड सॉइल वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलेगी, लेटराइट सॉइल डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेगी। तो बचा क्या हमारे पास? बचा सिर्फ और सिर्फ प्यारा सा एक ही आंसर, दैट इज अलूवियल सॉइल। और हमने आपको बताया है गंगा रिवर जब निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से तो बहुत सारा सैंड पार्टिकल अपने साथ लेकर और ले आकर के हमारे प्रयागराज में पूरी तरह से फैला देती है, और वही सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल के लिए एक फैक्ट और याद रखेंगे कि ये जो एलुवियल सॉइल है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने सारे की टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, यानी ये चैप्टर डेवलपमेंट से लिया गया है, सारे की टर्म्स को मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, जिसमें लगभग टोटल 8 की टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बताया है। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई भी इंडिविजुअल बर्थ लेता है, पैदा होता है, तो वो ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, यही होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और उसी का एवरेज ले लेते हैं तो कह देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी स्टेट की क्या है। ठीक है, यानी कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल वो ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, 70 साल, 72 साल, 75 साल, 100 साल, वही उसका क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स दिए हुए हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो करेक्ट आंसर इसका इंडिया था, क्योंकि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 ईयर्स की है। ठीक है, लेकिन अब ये डेटा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे, वैसे ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस सीरीज का ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बोल रहा है कि गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा प्रोवाइड करता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग इंडिया में अनएम्प्लॉयड हैं, उसका परसेंटेज क्या है। सो इसमें देख लीजिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो लग रहा है वो यही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाकी जितने भी हैं उनका वर्क तो हमें पता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी ये हमको डेटा प्रोवाइड करता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया में, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन NSO का नाम अब चेंज हो गया है, और चेंज होकर के हो गया है NSSO। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? नेशनल सैंपल, देन थर्ड है सर्वे और ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर आता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयमेंट रेट को पूरी तरह से रिकॉर्ड करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। This question is also from the economics part, talking about the MNC, that is the multinational company. We are talking about the multinational company. ठीक है, अब multinational company का वर्क क्या है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले समझिए। Which one of the following is a major benefit
टू एन एमएनसी व्हेन इट वर्क्स ऑन द जॉइंट प्रोडक्शन विद द लोकल कंपनी। यानी जब कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करती है तो बेनिफिट निकालना है कि इसका एमएनसी का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, यानी एमएनसी का बेनिफिट बताना है जब एमएनसी किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करके प्रोडक्शन करती है। चलिए, एमएनसी शेयर्स इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनी। जब एमएनसी अपना टेक्नोलॉजी लोकल कंपनी से शेयर करेगी तो किसको फायदा? लोकल कंपनी को होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया? एमएनसी को क्या फायदा होगा, यानी ये गलत है। एमएनसी डिसाइड्स ऑल पैरामीटर्स एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब जो बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी के साथ टाई अप करती है तो डोमिनेंस किसका रहता है? बड़ी कंपनी का रहता है, और बड़ी कंपनी ही सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करती है और प्रोडक्ट के प्राइस को भी फिक्स करती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एक बार देख लीजिए, एमएनसी शेयर इट्स इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी विद द लोकल कंपनी। अगर ये इनके साथ शेयर करेंगे तो फायदा लोकल को होगा, एमएनसी को थोड़ी होगा। एमएनसी बिल्ट गुड एंड फेमिलियर रिलेशन विद द लोकल कंपनी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एमएनसी डिसाइड्स ऑल पैरामीटर्स इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पिक किया गया है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। आपको पता है कि सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पहला होता है क्या? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है सर टर्शरी सेक्टर। पेन को थोड़ा सा हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड लास्ट इज द क्वाटरनरी। ठीक है, इतने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता है। जो सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? प्राइमरी होता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? रॉ मटेरियल को वर्क करके एक प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, और टर्शरी क्या करता है? इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके इसको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में सेल कर देता है। ठीक है, तो ऑल दीज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन, सेकेंडरी सेक्टर प्रीस्ट, टर्शरी सेक्टर बास्केट वीवर, क्वार्टरनरी सेक्टर गार्डनर। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? पहली बात तो ये कि जो क्वार्टरनरी सेक्टर होता है वो रिलेटेड होता है किससे? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। यानी जितने एप्लीकेशंस बन रहे हैं, है ना, जो भी HP की कंपनी है या TCS की कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, दीज आर रिलेटेड टू क्वार्टरनरी सेक्टर, जो सॉफ्टवेयर से डील करे। तो क्या गार्डनर कोई सॉफ्टवेयर से डील करता है? नहीं सर। टर्शरी सेक्टर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करता है, ले जाता है। तो क्या जो बास्केट बनाने वाला है वो टर्शरी सेक्टर नहीं? बास्केट से तो क्या हो रहा है? बास्केट वीविंग से एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, यानी ये सेकेंडरी सेक्टर होना चाहिए। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है? प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या करता है? प्रीस्ट तो सर्विस देता है ना, सर्विस देने वाले किस में आएंगे? टर्शरी में आएंगे, तो ये सेकेंडरी में नहीं आते हैं। प्राइमरी सेक्टर फिशरमैन, देखिए इसमें रॉ मटेरियल मिल रहा है फिश इंडस्ट्री को, फिशरमैन क्या कर रहा है? फिश को ला रहा है, तो यानी कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये ही एक अच्छा ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने कर लिया है अपने MCQ की सीरीज़ में। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि एक 4 फैमिली को आप अज्यूम करिए एक लोकेलिटी में, और उन सब की मंथली इनकम दी हुई है, जैसे कि एक की 10,000 है, 20,000, 30,000, 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी सैलरी है। अब इनकी मंथली एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटी, यानी एवरेज निकालना है। जब किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो पहले सभी चीज़ को प्लस कर देते हैं, यानी आप यहाँ पर 25K प्लस 30K को प्लस 20K प्लस 10K, इन सबको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा? सॉरी 10K। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई कितने हैं यहाँ पर? कितनी सैलरी कितने लोगों की दी है? 4 लोगों की सैलरी दी है। अब ऐड कर लीजिए 25,000, 30,000, कितना? सॉरी ये ऑप्शंस में गिवन है, सॉरी ये ऑप्शंस में गिवन था, मैंने इसको ही देख करके कॉपी कर लिया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एक बार यहाँ पर फिर से हम करने की कोशिश करते हैं, सॉरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए, हाँ ऑप्शंस में नहीं देखना है, यहाँ देखिए 10,000 दिया है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 10,000 प्लस फिर 20,000 दिया है सर, 20,000 ओके, फिर 30,000 दिया है, ये भी,
फिर 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 20 और 10 कितना 30, 30 और 30 60, 60 और 40 कितना 100, यानी 100,000, यानी कि ये कितना 100,000 क्या होता है, 100,000 मतलब होता है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,00,000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। यानी इनकी एवरेज मंथली इनकम क्या होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए। ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार ना। एक अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन फिर से, एक कांता मैडम है, ये वर्क करती हैं किसी ऑफिस में। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली, यानी उनको सैलरी रेगुलर मिल रही है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में इनको सैलरी मिल रही है। और सैलरी के एडिशन में इनको और क्या मिल रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट के, यानी पेंशन से रिलेटेड सिस्टम है, ईपीएफ का अकाउंट है, ठीक है, प्रॉपर अलाउंस मिलते हैं। यानी कि कांता एक ऑफिस में वर्क कर रही हैं और वहाँ की सैलरी रेगुलर है और हर मंथ के एंड में उनको सैलरी टाइमली मिल जाती है, बाकी गवर्नमेंट भी उनको अनदर बेनिफिट्स देती है। तो अब बताइए कांता किस सेक्टर में काम कर रही हैं। कांता मैडम, हम बताएं आपको, कांता मैडम एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हैं। ऐसा सेक्टर जिसमें सैलरी टाइमली मिलती रहती है, सैलरी रेगुलर रहती है, जॉब रेगुलर रहती है, ठीक है, और सैलरी के अलावा भी वेरियस वेलफेयर मेजर्स मिलते हैं। ऐसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, उसको सैलरी रेगुलर मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जैसे कोई लेबर है, आज काम मिला, कि कोई लेबर है, लेबर क्या करता है, भैया आज काम मिला, कल मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। रिक्शा वाला है, उसको आज कोई सवारी मिल गई, हो सकता है कल ना मिले। तो ये जो सेक्टर होता है फ्लक्चुएट करता है, दैट इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, हमेशा उसको रोजगार मिला रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड। प्राइमरी सेकेंडरी से यहाँ मतलब ही नहीं है। तो कांता मैडम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमने किया था मनी एंड क्रेडिट वाले वीडियो में। इसमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यानी ऐसा सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार होता है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जो फॉर्मल है, यानी अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट है, रेगुलेटेड बाय द आरबीआई है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट है और रेगुलेटेड बाय द आरबीआई है। बाकी कोई भी रेगुलेट नहीं होता है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज यस, ये पावर शेयरिंग का बहुत ही प्यारा सा, मुझे एसएसटी में सिविक्स पढ़ाना सबसे ज़्यादा पसंद है। पावर शेयरिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग। पावर का जो शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो पावर शेयरिंग से के लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताइए। क्या ये डेमोक्रेसी को डीपेंड करती है, बिल्कुल करती है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, क्लियर। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सोशल ग्रुप्स, यस। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के ग्रुप्स में पावर को शेयर कर देंगे तो वो सेटिस्फाई रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, यानी ये भी सही है। थर्ड, इट इज़ द वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर सबके पास पावर रहेगी, सभी लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे गवर्नमेंट को, तो स्टेबिलिटी रहेगी, जी हाँ बिल्कुल रहेगी सर। लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट ब्रिंग्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल। क्या सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर स्ट्रगल होगा, नहीं। जब पावर शेयरिंग होगी, एक ही जगह पर पावर सेंट्रलाइज नहीं रहेगी, सभी को पावर बराबर बराबर मिली रहेगी, तो क्या कोई स्ट्रगल होगा, नहीं, स्ट्रगल तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन रीजन, फिर से आ गया सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, फिर से आ गया है, किससे, ये चीज़ आ गई है सिविक्स से। इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस जब होते हैं तभी तो डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है, यानी कि डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल। तो जब इलेक्शंस होंगे तभी तो पीपल्स का रूल आएगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इलेक्शंस एक्सपैंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल, जितना ज़्यादा वोटिंग राइट बांटोगे उतना ज़्यादा पॉलिटिकली लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको एक बार बीच में क्वेश्चन मार्क लगा के पढ़िए, इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इलेक्शंस एक्सपैंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या मैच कर रहा है, हाँ सर मैच कर रहा है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
ठीक है। जब भी असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आए तो बीच में बिकॉज लगा लिया करिए। जब आप बीच में देखिए, जब आप यहाँ बीच में बिकॉज लगाते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर रिलेटेड हैं तो ऑप्शन ए, नहीं रिलेटेड हैं तो लिख देंगे नॉट एक्सप्लेनिंग। बट दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ये भी हम पढ़ते हैं सिविक्स में। जब पावर शेयरिंग की बात हम करते हैं तो उसमें हम वेरियस लिस्ट पढ़ते हैं। लिस्ट कौन कौन सी पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। तो अब बताइए, डिफेंस, आर्मी जो है, आर्मी क्या हर स्टेट में है, नहीं ना, तो आर्मी किसके अंडर आएगा, यूनियन के अंदर आएगा। पुलिस, हर स्टेट की पुलिस होती है तो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स जो अभी फिलहाल तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर डेवलप होंगे, उसको किस में रखा जाएगा, रेसिडुअरी लिस्ट में रखा जाएगा। यानी सॉफ्टवेयर पहले नहीं थे, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर नाम की चीज़ आ गई तो उसको हमने रेसिडुअरी लिस्ट में रख दिया है। मैरिज को हम कहाँ, मैरिज को हम कंकरेंट लिस्ट, यानी ऐसा लिस्ट जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें दोनों को पावर दी जाती है, यानी कि सेंटर को भी और स्टेट को भी जिसमें पावर दी जाए वो मिल जाए कंकरेंट। यूनियन में सिर्फ सेंटर को पावर मिलती है, स्टेट में सिर्फ स्टेट को पावर मिलती है। और रेसिडुअरी किसके अंदर रहता है, रेसिडुअरी भी सेंटर के अंदर रहता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब बताइए, नहीं सॉरी, यहाँ पर पहले हम ये देख लें ना कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट का हो जाएगा 2, फर्स्ट वाला 2 किस में है, इसमें है। सेकंड का हो जाएगा थर्ड, थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट, और फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यस, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। यानी कौन सा आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी है। सिंपल सा आंख बंद करके मारेंगे क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज डेमोक्रेसी है, इसलिए इसको कहा जाता है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। विमेन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। जी हाँ, विमेंस ने पूरी दुनिया में क्या किया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और एक साथ आई और अब उन्होंने अपने इक्वल राइट्स के लिए, यानी मेंस से इक्वलिटी को वो चाहती थी, इस वजह से वो प्रोटेस्ट करती थी, तो ये सही है। विमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़ा सा आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, यहाँ पर नॉट मेंशन है, नॉट डील विद द फैमिली लॉज। ऑप्शन देख के ही बता देंगे, फैमिली से रिलेटेड शादी होती है, होती है। अडॉप्शन यानी जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो क्या वो फैमिली लॉज के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी मैरिज भी आएगा इसके अंदर, मैरिज भी आएगा इसके अंदर, अडॉप्शन भी आएगा इसके अंदर। इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रॉपर्टी, जैसे आज आपकी प्रॉपर्टी है आपके फादर की, तो आपके फादर से आपको मिल जाए, आपसे आपके सन को मिल जाए, दैट इज़ द इनहेरिटेंस। वन आफ्टर द अदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसी पर्टिकुलर फैमिली में, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू फैमिली। पूछ रहा कौन सा इसमें से फैमिली लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड नहीं है किससे, फैमिली से। तो ये रही 20 क्वेश्चन की MCQs जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी तरह से हम कम से कम 10 से 12 सेट सॉल्व करेंगे, तब जा कर के हम ये कह पाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम शुभम सर से पढ़कर आए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।